बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। दिल्ली से इंदौर तक कांग्रेस की एक ही सूरत। दरअसल पिछले हफ्ते सूरत में पहला झटका लगने के बाद 2 दिन पहले अब दूसरा झटका पार्टी के दिल्ली के सूबाई सदर ने, जिनका नाम अरविंद सिंह लवली है, उन्होंने कांग्रेस को दिया। और आज इंदौर में कांग्रेस को उसके ही उम्मीदवार ने एक और झटका दे दिया। हालांकि पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद कांग्रेस की उम्मीदें जगने लगी थी। पार्टी के साथ ही कई सियासी जानकार ये समझ रहे थे, ये कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस सारी रुकावटों को दूर करके बीजेपी को शिकस्त देने में कामयाब हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसके अपने ही हाथ झटक कर उसे तगड़े झटके दे रहे हैं। आज बेबाक मुंसिफ में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर इंतखाबात के बीच में कांग्रेस के कई लीडर अपनी ही पार्टी को मंझधार में छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। और इस मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विजय शर्मा होंगे, कांग्रेस से नजर हसन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जाने माने सहाफ़ी वसीम अकरम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और एक सहाफ़ी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते पिछले दिनों जिस तरीके से मतलब जो है ये एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लगने की बात सामने आई है और सूरत में जो सूरत बनी पार्टी की, या सूरत में जो आईना दिखाया गया पार्टी को, एक पार्टी के उम्मीदवार थे और पता ये चला कि वो बीजेपी से पहले से ही कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ थी और अपना पर्चा वापस लिया। उन्होंने मतलब जो है नकली दस्तखत कराए और वो उस बिना पर उनका पर्चा बल्कि कैंसिल हुआ। ठीक है, वो उसमें पूरी साठगांठ थी और पता ये चला कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे। उसके बाद जो है अरविंद सिंह लवली जो सूबाई सदर हैं दिल्ली के, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। और आज वैसी ही खबर, वैसा ही झटका इंदौर से लगा, जो हिंदुस्तान की सबसे नीट एंड क्लीन सिटी मानी जाती है। वहां पर आज सियासी तौर पर कांग्रेस को एक और झटका लगा। क्या कहेंगे वसीम अकरम त्यागी? सर, ये सबसे बड़ी जो बात है, ये झटका लोकतंत्र को लगा है। चुनाव हो रहा है, आम चुनाव है, पूरी दुनिया की नजरें भारत के ऊपर हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम कहे जाते हैं। और जिस पार्टी के समर्थन में कांग्रेस के इन 2 प्रत्याशियों ने पर्चा अपना वापस लिया है या विड्रॉ किया है या उनको समर्थन किया है, वो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। और जो नारा वो दे रहे हैं 400 पार का नारा, वो नारा इन्होंने देना शुरू किया 400 पार का। लेकिन अंग्रेजी की एक कहावत है, हाँ, लेवल प्लेग्राउंड, यानी कि खेल का मैदान समान होना चाहिए दोनों के लिए। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है, जो पर्चा रद्द किया गया या रद्द कराया गया या फिर उसके बाद में विड्रॉ किया गया जिस तरह से, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है। इस दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां पर चुनाव होते हैं लेकिन वहां तानाशाही है। आपने इंदौर का जिक्र किया, आपने सूरत का जिक्र किया। इसके अलावा मैं आपका ध्यान लेना चाहूंगा अरुणाचल में। अरुणाचल में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहां पर 10 विधायक निर्विरोध चुन लिए गए। और ये निर्विरोध चुना जाना ये दिखा रहा है कि आप आपको डेमोक्रेसी में जब बिलीव नहीं है, जब आप लोग अपने सबसे पहले तो वैसे एग्जांपल वहीं से मिले थे इन इंतखाबात में मौजूदा में। बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है, तो क्या होगा फिर? हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो यहाँ पर एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा? क्योंकि शक्ति जो धनाढ़े हैं, धन्ना सेठ जो लोग हैं, जिनके सामने वो पैसा देकर के विड्रॉ करा लेंगे या खरीद लेंगे, जैसे भी चलेंगे। तो ये तो लोकतंत्र जो नोटतंत्र में तब्दील हो रहा है। ये जो लोकतंत्र की सेहत के लिए सही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में चुनाव होते हैं और एक ही पार्टी जीत कर आती है। तुर्कमेनिस्तान में चुनाव होते हैं, एक ही पार्टी जीत कर आती है। कजाकिस्तान में चुनाव होते हैं, एक ही पार्टी जीत कर आती है। और लंबे समय से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि वह तानाशाही है। तो फिर यहाँ क्या फर्क है? यहाँ जब आपने नॉमिनेशन करा दिया, उसके बाद में नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और उसके बाद में विड्रॉ करा लिया जा रहा है और फिर वही प्रत्याशी बीजेपी में चला जा रहा है अगले ही कुछ पल में। तो इसे क्या समझा जाए? क्या हम कैसे ना कहें कि हम नॉर्थ कोरिया की तरफ चल रहे हैं या हम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की तरफ? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये? नहीं, ज्यादा नहीं है। अच्छा, जब लोग तानाशाही आती है वो धीरे धीरे ही तो आती है। तो 10 सीटें क्या कम, कदम बा कदम हम उधर बढ़ रहे हैं तानाशाही की तरफ। सबसे बड़ी जो चिंता का सबब है वो अरुणाचल प्रदेश है, जो ट्राइबल इलाका है। वहां पर 10 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, 10 सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए 10 विधायकों को। आप सोचिए जरा, ये तो 2 ही सीटें हैं सिर्फ। हालांकि हम देखें अगर आजादी के बाद तो कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो निर्विरोध चुने गए।
तो अब फिर बीजेपी वाले ये सवाल करते हैं कि क्या उस जमाने में भी जो है ये तानाशाही थी या क्या था? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। मैं एक आपको एक इतिहास की घटना की तरफ आपका जिक्र करूंगा। कानपुर के एक रहने वाले थे भगवती प्रसाद दीक्षित, घोड़े वाले के नाम से वो मशहूर थे। चुनाव लड़ने का उन्हें बहुत शौक था क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। उन्हें लगा कि उस वक्त में सरकारी अफसर थे तो वो आए कि लोकतंत्र से जो है रास्ता निकालते भ्रष्टाचार को दूर करने का। चुनाव लड़ने का उन्हें शौक चढ़ा, 300 बार वो इलेक्शन लड़े। वो अक्सर रायबरेली से चुनाव लड़ते थे इंदिरा गांधी के सामने। एक बार इंदिरा गांधी आम चुनाव चल रहा था, इंदिरा गांधी उधर से आ रही थी रायबरेली चुनाव प्रचार करके कानपुर की तरफ। रास्ते में वो मिल गए तो उन्होंने उनसे पूछा, भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हो, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इस बार जो है हालत जरा खराब है, आर्थिक हालात सही नहीं है और जमानत भरने के पैसे नहीं है। तो जमानत उस वक्त में 250 रुपये हुआ करती थी। तो उन्होंने 250 रुपये उसे दिलवाए और कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, सही नहीं लगेगा ऐसे। तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल हैं। और एक एग्जांपल की तरफ आपकी तरफ देना चाहूंगा मैं, रब्बानी साहब। चंपारण में पंडित नेहरू एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पे एक आम आदमी ने उठकर कहा, खड़े होकर कहा कि तुम्हारी इस आजादी से हमें क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि इस आजादी से तुम्हें यह मिला कि तुम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हो, ये मिला। हम 2 दिन पहले की एक घटना है, प्रधानमंत्री ने जब राजस्थान में भाषण दिया तो बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है उस्मान गनी, उन्होंने उसकी आलोचना कर दी एक टीवी चैनल पर। उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, हम अपने समाज के बीच में जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं तुम्हारी पार्टी के नेता तो ये बोलते हैं, तुम कह रहे हो हमसे वोट दो। तो उन्हें पार्टी से निकाला गया। उसके बाद जो है उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये लोकतंत्र की स्थिति हो गई है। लोकतंत्र का जो स्वस्थ है वो खराब कराया जा रहा है। और ये सिर्फ लोकतंत्र में नोटतंत्र की और जिस तरह से सत्ता पे काबिज होने के लिए जो सरकारी संसाधन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये खतरे की घंटी है। नजर हसन साहब, जाहिर तौर पर आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कांग्रेस को ये झटके लग रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लीडर्स हैं जो दूसरी पार्टियों से आकर के पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए, मगर ये भी सच है कि कांग्रेस को ये झटके जो है वो इंतखाबात से पहले लगने शुरू हुए थे। मगर जो सूरत में हुआ और जो इंदौर में हुआ वो मतलब कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी लगाता है लीडरशिप के ऊपर भी। वो सवालिया निशान ये भी लगाता है कि जब आप किसी उम्मीदवार के ऊपर भरोसा करके उसे टिकट दे रहे हो, मतलब पार्टी की तरफ से जो है वो एक तरीके से ऑथेंटिक उम्मीदवार है, तो क्या वहां पर उसकी जो भी विचारधारा थी या जो भी उसकी आइडियोलॉजी थी उसे परखा नहीं गया, या पार्टी के तई जो उसकी ईमानदारी थी क्या उसे मतलब जांचा नहीं गया, परखा नहीं गया? क्या वजह लगती है ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कांग्रेस के साथ ही क्यों होती हैं जो इन दिनों देखने को ज्यादा मिल रही हैं? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भाजपा जो जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको खत्म करने पे तुली हुई है। ये सब भाजपा का आज के दिनों में दिखाता है कि भाजपा कितनी परेशान है, कितनी डेस्परेट है। आज वो चुनाव जीतने के लिए साम दंड भेद सारी चीजों को अपना रही है। और आप देखिए कि जो जैसा सूरत में हुआ या इंदौर में जो आज हुआ, ये सब भाजपा को दर्शाती है, दिखाती है, बताती है कि भाजपा कितनी परेशान है। आज के दिनों में अगर सच्चाई अगर देखना चाहें, अगर आप रूरल एरियाज में जाके देखिए तो आपको किसी से भी ओपिनियन ले लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, सब यही कह रहे हैं कि भाजपा 150 से ऊपर नहीं जा रही है। और ये इतने परेशान है भाजपाई कि इनको लग रहा है कि अब चुनाव हम हार रहे हैं। तो चुनाव हारने के क्रम में उनको लगता है कि साम दंड भेद अपनाकर किसी भी तरीके से सरकार बनाई जाए। उसी का परिणाम है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। और जो भी इस टाइप के, ठीक है, वो तो ठीक है, मगर आपके पार्टी के लीडर्स के ऊपर भी तो सवाल उठता है ना साहब कि वो मतलब इतने कमजोर हैं आइडियोलॉजिकली कि उन्हें विचारधारा से, आइडियोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है। पार्टी ने टिकट दिया, उनके ऊपर भरोसा जताया और वो पार्टी का टिकट छोड़ करके, भरोसा तोड़ करके पार्टी छोड़ करके ही जा रहे हैं। तो मतलब ये सवाल तो कहीं ना कहीं लीडरशिप पर भी उठता है, चाहे वो लोकल लीडरशिप हो या फिर जो है वो मतलब सेंट्रल लीडरशिप हो। तो सवाल तो उनके पर भी उठता है। खाली ये कह देना कि साहब वो कांग्रेस साम दाम दंड भेद अपना रही है या हर हरबा अपना रही है, वो हर तरीका अपना रही है, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मतलब चुनाव जीतने के लिए ही आती है, और अगर बिना चुनाव लड़े ही उसके कुछ उम्मीदवार जीत रहे हैं तो कोशिश कर रही है वो, उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। मगर इस दरमियान खुद कांग्रेस को भी तो झांकना पड़ेगा ना अपने गिरेबान में। देखिए, ये सटली जो आप रब्बानी साहब ये कह रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। हाँ। लेकिन आप एक तरफ दूसरी देखिए कि बीजेपी आज के दिनों में कैंडिडेट पे इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ईडी, सीबीआई सब देखिए कहां रेड हो रहे हैं, कहां लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं,
कहाँ कहाँ जो आप देखिए पुलिस कहाँ कहाँ किसके किसके घर में जा रही है, जितनी भी हमारे इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, तो बीजेपी बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से परेशान है। आप आरएसएस का भी सर्वे देखिए, उसमें भी आ रहा है 180-185 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनका डेस्परेशन में ये सारी चीजों को ये कर रहे हैं, और ये देश के लिए दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है कि ये आज देश को इस चौराहे पे लाके भाजपा ने खड़ा कर दिया है। और ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी आपके पास आएंगे। समाजवादी पार्टी के आप लीडर हैं, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? वो जब दूर बैठ करके देखती है कि भाई ये अच्छा, एक तो झटका पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी लग चुका था, उनके जो एक सीट आई थी उनका पर्चा भी वो एक तरीके से कैंसिल हो गया, और बहुत सारी उसकी वजूहत बताई, बहुत सारी बातें हुई, और शायद उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। क्या कहेंगे, ये क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब इसमें एक तो पार्टी लीडरशिप का क्या रोल है? क्या वो सही उम्मीदवार का इंतखाब या चुनाव नहीं कर पा रही है? वो जांच परख जो है उसकी कमी है जांच परख में पार्टी की? और दूसरा, क्या इन बातों का असर होगा इंडिया ब्लॉक के ऊपर, उत्तर प्रदेश में खास तौर से इंडिया ब्लॉक के लीडर्स पर, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर? रब्बानी साहब जी, जो बात आप कह रहे हैं जी, मैं खजुराहो से शुरू करूं जी, और सूरत के बाद इंदौर, हाँ, ये देश का 3 शहर, जी, और हमें लगता है तीनों बहुत महत्वपूर्ण शहर। और खजुराहो में तो पर्चा इसलिए खारिज करते हैं जी, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि पर्चा लेते वक्त बात की तस्दीक कर ले कि हस्ताक्षर हर जगह है कि नहीं, बिल्कुल, कोई कमी हो तो उसको फुलफिल करा। लेकिन खजुराहो में पर्चा सिर्फ इसलिए खारिज कि अखिलेश यादव खजुराहो के सहारे मध्य प्रदेश तक नहीं गए, और मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव लीडरशिप की वजह से खड़े किए गए, उनके में और अखिलेश यादव में एक लड़ाई मध्य प्रदेश में भी होगी, और मध्य प्रदेश में बहुत से वोटों पे अखिलेश यादव जी हस्तक्षेप करेंगे और एक बड़ा निर्णायक स्थिति जी, खजुराहो में एक साजिश के तहत पर्चा खारिज कराया। और वही सूरत और इंदौर में जो बात हमारे रिपोर्टर कर रहे थे, पत्रकार कर रहे थे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और आपको याद होगा ना जब देश हमारा गुलाम था जी, तब भी एक ताकत ऐसी थी जो अंग्रेजों के साथ, जी, और एक ताकत ऐसी थी जो देश को आजाद कराना चाहती। देश को आजाद कराने वाली ताकतें गांधी जी के पीछे खड़ी थी, और एक लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद। और एक ताकत वो थी जो गोडसेवादी विचारधारा के लोग, जो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिसका देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। लेकिन सवाल आज ये है कि जो बात हम कह रहे हैं, जो हमारे लीडरशिप कर रही है, जो हमारे नेता कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में, वो तीनों शहर की घटना, उसका एक टेलर मात्र, फिल्म का टेलर आता है, वो टेलर है। अगर चंडीगढ़ में ऑटो की चोरी हो सकती है, 3 जिलों में, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पर्चा निर्विरोध हो सकता है। तो जो बात हम कह रहे हैं कि अगर 24 में मोदी जी आएंगे जी, तो लोकतंत्र में फिर भविष्य में चुनाव नहीं होंगे, ये उसका टेलर है। हाँ, और यही टेलर भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती। और एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि सूरत का उम्मीदवार चला गया जी, इंदौर का उम्मीदवार चला गया, खजुराहो का पर्चा खारिज कर दें। हाँ, चलिए, लेकिन खजुराहो में तो देश ये रहा का कम से कम कि नौजवान- इंडिया ब्लॉक ने जो है वो फिर सपोर्ट कर दिया अपनी विचारधारा के, अपने सेम दल लेकिन को। वो तो हाँ, विचारधारा, हाँ। देखिए विचारधारा अलग बात है रब्बानी जी, साहब, हाँ, लेकिन जो और ऑथेंटिक वो था, बिल्कुल, जो ऑफिशियल, हाँ, सिंबल का समर्थन अलग बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक साइकिल बात चुनाव निशान और हाथ का पंजा अलग बात है। है, सच बात है। लेकिन अगर हमारा पर्चा खारिज कर दिया, हम प्रजापति जी को समर्थन कर दिए, हम उनकी मदद कर रहे हैं, इंडिया वो एक ब्लॉक आपने में, रास्ता अलग तो अपनाया, ये अदरवाइज आपको रास्ता परेशान किया निकाला गया। गया, ठीक है, ये रास्ता निकाला गया। ठीक। लेकिन जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो प्रदर्शित हुआ खजुराहो में, इंदौर में, सूरत के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं 24 में अगर चुनाव के बाद
मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी तो इस तरीके के लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग जी बेनकाब होंगे इस देश के अंदर। ठीक है, ठीक है जैसे विजय शर्मा देश जी। की आजादी के बाद हाँ अंग्रेजों के साथ रहने वाले लोग बेनकाब हुए, ठीक है, उसी तरह 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद ठीक है। ऐसे अफसरान जो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते थे वो बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। ठीक है कड़ा एक्शन होगा। विजय शर्मा जी, ये बताइए साहब कि ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो 400 पार का नारा है, तो क्या ये कांग्रेस के भरोसे और अपोजिशन पार्टियों के लोगों को तोड़ करके या पर्चे खारिज करा करके, निरस्त करा करके, मतलब जो है वो उसके सहारे 400 पार की जाएंगी? रब्बानी जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं बताना चाहता हूं, हाँ। देखिए 2014 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। उस समय भी यही प्रक्रिया हुई थी। आपके बिल्कुल नजदीक में ही गौतम बुद्ध नगर जी। है, वहां से हमारे बीजेपी के प्रत्याशी थे महेश शर्मा जी, उनको समर्थन दिया था कांग्रेस के उम्मीदवार ने। तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं थे, न ईडी न सीबीआई न कुछ नहीं। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। इनको भी पता है कि जनता का क्या स्वभाव है, जनता ने मन बना लिया है और झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं अखिलेश जी का देखिए 2022 का इलेक्शन का वो देखिए, उन्होंने खुद कहा था कि ये लास्ट इलेक्शन है स्टेट का। तो क्या अब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं क्या? मध्य प्रदेश में इलेक्शन नहीं हुए क्या? कर्नाटक में इलेक्शन नहीं हुए क्या? तो आप किस तरह की अफवाहें फैला रहे हो, झूठ फैला रहे हो, अपनी तोहमत अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोप रहे हो आप। रिटर्न दिखाइए मुझे कौन सा अधिनियम कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेवारी है कि आपका फार्म वो भरेगा, गलती आप करो खामियाजा वो भुगतेगा। उसको उनको क्या लेने देना? उनका तो काम है, आप टेट दीजिए, भर के दीजिए और वो ले लेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर प्रत्याशी किसी को टिकट मिलती है, वो जनता के बीच में जाता है और जनता का वो माहौल देख लेता है, जनता का रुख देख लेता है और जनता उसको ये कहती है कि भाई आपका यहाँ कुछ नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया 60 साल से ज्यादा, तो वो अपना मन बनाता है, नीतियों से प्रभावित होकर वो मोदी जी के नेतृत्व में अपना यहाँ ज्वाइन कर लेता है। तो इसमें बुराई क्या है? आप अपना दूसरा लाइए। और आपने तय किया है, आपने अपना कैंडिडेट, वहां तो बीजेपी वाले नहीं बैठे, तो आपके यहाँ क्या सारे बिकाऊ, तोड़ने वाले, डरने वाले बैठे हुए हैं क्या? तो इस तरह की भ्रम फैलाने वाली बात ना करें। दूसरा ये कहते हैं कि आजादी वाली और किस तरह से लोकतंत्र बचेगा। मैं इनको याद दिला दूं, जिसकी ये दुहाई देते हैं, आप मुझे बताइए कांग्रेस ने 1975 में कैसी इमरजेंसी लगाई थी? आप जैसे बेगुनाह जो पत्रकारों को अंदर डाला था जेल के अंदर, जितने तो सजा मिली ना उनको, वो तो जनता ने सजा दे दी थी उनको। नहीं, सुनिए, कंप्लीट सुनिए आप मेरी बात। उसके बाद में राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला झूठे केसों में। उसके बाद में देखिए 1980 में 9 स्टेटों की सरकार विदाउट किसी रीजन के गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। वो क्या था? आप कहते हो देश मजबूत करने वाली बात है। आप देखिए नेहरू जी ने हमारा पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया, कश्मीर का हिस्सा खो दिया, बंगाल का हिस्सा खो दिया। तो आप मुझे बताएं, आप देश की आजादी बात करते हो, आपने अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो मैं ये कहता हूं, आप आज दूसरी बात आते हैं, आप कहते हैं हमारे कैंडिडेट को तोड़ लिया। आप मुझे बताइए ममता बनर्जी कौन है? चीफ मिनिस्टर है, इनकी इंडी गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण नेता है। उन्होंने कहा कि 40 सीटों पे कांग्रेस सिमट जाएगी। केरल के चीफ मिनिस्टर ने क्या बोला कि कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता प्राप्ति तक का उसका लक्ष्य है। इनके एक्स चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट पूर्व मंत्री अपना हरीश रावत जी, उन्होंने कहा कांग्रेस तो सुस्त पड़ी है, इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहती। तो इसमें दोष दूसरे को ऊपर क्यों देते हो आप? आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हो, आपका मन नहीं, आपने जनता का स्वभाव देख लिया, तो जनता हमारे को आशीर्वाद देने जा रही है। अच्छा ये बताइए, जनता का जो स्वभाव है वो पहले फेज तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जरा बात पूरी कर दूं। नहीं, बात कितनी लंबी पूरी करेंगे साहब? कोई लिमिट होगी ना बोलने की। नहीं, लिमिट का अब इनका जवाब देना पड़ेगा आप मुझे। आप मुझे तो थोड़ा जल्दी कीजिए, बोलिए। इन्होंने कहा कि आरएसएस के सर्वे में, आरएसएस ने आज तक कोई सर्वे नहीं कराया। झूठ बोलते हैं ये चैनल के ऊपर बैठ के। आरएसएस कभी कोई सर्वे नहीं कराती है। सुन लो मेरी बात, सुनो। देखिए विजय जी, बात ऐसी तो है, ये बात सही है कि कोई ऑफिशियल सर्वे कहीं आता नहीं है, ये बात तो सच है आरएसएस का, मगर इंटरनल ऐसी खबरें मार्केट में तैरती हैं, फैलती हैं, और वो हर पार्टी अपना सर्वे अपने हिसाब से कराती है। तो वो उस तरह की खबर है कि 185, 250 के अंदर वो सारी चीजें चलती हैं। जैसे झूठ फैला रहे हैं, ठीक है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन फैला रहा है?
कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के लोग झूठ फैला रहे हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा, नजर हसन साहब, क्यों झूठ फैलाते हो भाई आप? कौन सा सर्वे कहां से आ गया? जवाब दीजिए नजर हसन साहब। मैं अपने विद्वान प्रवक्ता भाजपा से पूछना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का 2014 में जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार के बारे में जी कहा था ना, ऐसा कमिटमेंट था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। क्या इन्होंने उसको फुलफिल किया? क्या इन्होंने पक्के मकान का वादा किया था वो फुलफिल किया? क्या इन्होंने जीडीपी के बारे में बात की थी उसको फुलफिल किया? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फुलफिल किया? एग्रीकल्चरल ग्रोथ को फुलफिल किया? ये तो बीजेपी आज के दिनों में, जब हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमने गारंटियां दी है कि हम 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, हम हर महिला को 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए हर साल हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, शिक्षा का जो एजुकेशन लोन है उसको माफ करेंगे। इससे ये जो हमारी जो गारंटी जो योजनाएं हैं उससे बुरी तरीके से ये घबराए हुए हैं और इतना ज्यादा ये परेशान हो गए हैं इस जो हमारी गारंटियों से कि अब जो है, अब आप देखिए, पहले ये 400 पार की बात करते थे, अभी आप देखिए अब 300 पे आए हैं, 250 पे अभी देखिएगा, एक थर्ड फेज के बाद आएंगे, उसके बाद ये 200 पे आएंगे। तो ये बीजेपी के जो जुमलेबाजी है, इससे देश की जनता परेशान हो चुकी है और देश की जनता ने ये ठान लिया है कि 2024 में इनको इनकी सही जगह पे पहुंचाना है। तो ये चीजें इनकी आप देख लीजिए ना, बीजेपी के बारे में क्या परसेप्शन है, लोग क्या बोलते हैं। आप रोड पे निकल के पूछ लीजिए, ओपिनियन ले लीजिए कि लोग क्या बोलते हैं। भाई हर जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो स्टेट के हों या फिर 19 की बात हम कर लें, चलो 2014 में तो एक बड़ा मूवमेंट चला था, अन्ना मूवमेंट था, और वो लोगों के अंदर गुस्सा था 10 साल का यूपीए हुकूमत के खिलाफ। बहुत सारी वजूहात थी, ठीक है साहब, सीएजी की रिपोर्ट थी और वो तमाम चीज़ें थी, एक मूवमेंट चला और उसकी एक माहौल बना। 19 में भी जो जिस गुस्से की आप बात कर रहे हैं ना, या कि भाई जनता के अंदर गुस्सा है, तो वैसी विजुअल्स आते थे, वैसी तस्वीरें आती थी कि भाई बीजेपी का कोई लीडर गया, उसकी कार तोड़ दी, उसको भगा रहे हैं, मगर वो 303 सीटें जीती, पहले से ज्यादा सीटें जीती। तो ये चुनाव के वक्त इस तरह की जो है वो कुछ कई बार डॉक्टर्ड वीडियो होती है, कई बार असली वीडियो होती है, वो आती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सचमुच नाराज हैं, चूंकि अभी जो 5 सूबों के इंतखाबात हुए थे उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत ही मतलब थम मेजॉरिटी के साथ बीजेपी जीती। तेलंगाना के अंदर भी पहले के मुकाबले ज्यादा वोट्स उसके आए, पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें आई। तो इसका मतलब अगर गुस्सा है तो वो गुस्सा दिखना चाहिए, मगर गुस्सा तो जो है वो कांग्रेस के खिलाफ दिख रहा है जो पिछले 10 साल से हुकूमत में नहीं है। वसीम अकरम त्यागी जी क्या कहेंगे? ये गुस्सा जो दिखता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई जो है वो फला नेता को भगा दिया, उसको गांव में घुसने नहीं दिया, बैनर लग गए कि नो एंट्री फॉर बीजेपी लीडर्स, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें चलती हैं, मगर जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो कुछ और होते हैं। इस बार भी चूंकि बहुत सारे मतलब सूबों में आप गए, बहुत सारी सीट्स पर आप गए, कवर किया, लोगों से बात की, इस बार का माहौल क्या लगा आपको? माहौल तो देखिए, जो अभी जो ये बीजेपी के लिए साजगार नहीं है, बीजेपी के लिए मुश्किल फाइट है। मैंने पहले चरण में भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए फाइट मुश्किल है। 400 पार का जो नारा बीजेपी दे रही है, वो लक्ष्य हासिल करना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का ग्राउंड पे कार्यकर्ता मौजूद है, बूथ लेवल पे इनका कार्यकर्ता मौजूद है। पन्ना प्रमुख जैसी पोस्ट बीजेपी ने अपने यहाँ पे क्रिएट की है, जिसका काम सिर्फ ये है कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से निकाल करके बूथ तक लेकर आना और उससे वोटिंग करा देना। इस मामले में दूसरी पार्टियां बैकफुट पे है, वो पीछे रह जाती हैं। वो एक गुस्सा है, उसके चक्कर में वो चाहती है कि यही गुस्सा वोट में तब्दील हो जाए। वो नहीं हो पा रहा। जो कैंडिडेट इस काम को कर लेता है वो वहां पर जो है बीजेपी से फाइट कर जाता है और जीत भी जाता है। बीजेपी के पास में एक बड़ा संगठन है जो दूसरी पार्टी के पास में उतना सशक्त और उतना मजबूत संगठन नहीं है। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है और कई बड़े प्रदेशों में, राज्य में सत्ता में है। इस वजह से संसाधनों का भी पूरा उपयोग वहां पे किया जा रहा है। लेकिन हम जिस बात पे हम बात करना हमने शुरू किया था बेबाक मुंसिफ में, वो था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जब बीजेपी इतनी ज्यादा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम हैं, तो वहां पर क्या जरूरत पड़ रही है इस तरह के मामले सामने आने की कि लोग आपके सामने लड़े ही ना। चलिए ठीक है, एक प्रत्याशी का पर्चा रद्द हुआ, दूसरों ने कि वापस अपने नाम ले लिए सूरत के अंदर वापस। ऐसा ही अरुणाचल में क्यों हुआ? अरुणाचल का जिक्र आप बार बार नहीं कर रहे, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल पा रहे उस तरफ भी, क्योंकि लंबे समय से वहां पर बीजेपी सत्ता में है। तो इस बार जो वहां पर हुआ है, जिस तरह से निर्विरोध चुन लिए गए 10 विधायकों को निर्विरोध यहां पर कहना,
ये अपने आप में एक अपराध बोध है। निर्विरोध को अगर आप चाहें तो इन्वर्टेड कोमा में लगा सकते हैं, क्योंकि निर्विरोध नहीं है। ये सब जानते हैं कि ये धन का और जो सरकारी मशीनरी है उसका उपयोग, दुरुपयोग या उपयोग करके उसको जीता गया है। हाँ। यही इंदौर में होने जा रहा है। ये प्रयोग है, ये पहला प्रयोग किया था सूरत में, दूसरा इंदौर में, और वो अरुणाचल में तो है। ठीक है, एक खास चर्चा हम कर रहे हैं और बात हो रही है कि कैसे वो कांग्रेस को इंतखाबात के दरमियान जो है वो बहुत सारे झटके लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ज्यादातर जो है लीडर्स वो कांग्रेस ही क्यों छोड़ते हैं? कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपनी पार्टी छोड़ने पर क्यों मजबूर होते हैं? बहुत सारी वजूहत उसकी हो सकती है, उन्हीं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इंतखाबात के वक्त जैसे सूरत में जो उनके प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे पार्टी के, वो पता चला कि उन्होंने समझौता किया, मतलब बीजेपी के साथ वो चले गए और उनका पर्चा खारिज हुआ और उसकी वजह थी, और फिर वो पार्टी में शामिल हो गए और वहाँ से जो भी मतलब थे वो निर्विरोध चुन लिए गए। वैसा ही इंदौर में हुआ। कल जो है वो अरविंद सिंह लवली ने पार्टी का जो सदर का जो ओहदा था उनका, मतलब दिल्ली का, वो वहाँ से छोड़ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंतखाबात के वक्त कांग्रेस के सामने ये मुश्किलें हैं और कैसे वो जो बाकी के फेज रह गए उसमें ये असर डालेंगे, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें। बात हो रही थी विजय शर्मा जी, देखिए बहुत सारे सवाल उठाए थे वसीम अकरम त्यागी ने। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अरुणाचल में हुआ और उसके बाद सूरत और फिर जो है इंदौर में हुआ, ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत है और जानबूझ करके पार्टी वो, चूंकि 400 एक तरीके से 400 पार का नारा दिया है तो उसे भी पूरा करना है और एक प्रेशराइज भी करना है सामने वाली पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को, और उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर वो चल रही है बीजेपी। जी, मैं इस पे ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं इनको कि गौतम बुद्ध नगर में 2014 में हमारी ना सरकार थी, हम विपक्ष में थे, उस समय भी ऐसे ही हुआ था। तो जब जनता का मूड, प्रत्याशी जनता के बीच में जाता है, वहां रुझान देखता है, तो वो सोचता है मैं अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं, और वो यहाँ मोदी जी के काम बोलते हैं, तो वो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अपनी उनकी नीतियों में आस्था रखते हुए वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बात है? अब ये कहते थे आजादी की बात, जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण इन्होंने दिया, वहां तो ये आजादी मानते कि कोई महिला थी, बुजुर्ग थे, जो भी थे, उन्होंने बोला उसको आजादी मान लिया। यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री को नीच, मौत का सौदागर, आपको मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई है, ये क्या आजादी नहीं है? बताइए आप मुझे, किस तरह की उनको गालियां दी गई, उनके परिवार को, उनके जाति को। बात ठीक है, आपकी बात ठीक है कि वो जो मतलब जितने भी लीडर्स हैं उन्हें एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बोला गया, वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो बहुत सारी बातें बोली गई, मौत का सौदागर भी बोला गया, और उसके बाद आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस के एक लीडर ने बोला, हालांकि उनको साइडलाइन कर दिया गया। मगर कई बार प्राइम मिनिस्टर भी आपने देखा ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, अपनी कौम, मतलब यानी अपने लोगों को, यानी अपने ही 20 करोड़ शहरियों को वो कह रहे हैं कि ये तो बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं। तो आप मुझे बताइए इसको क्या कहेंगे? और कितनी, एक गर्लफ्रेंड का बताया था उन्होंने, मतलब एक कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उनके लिए किन अल्फाज का, किन लफ्जों का, किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो भी आपको याद होगा। बहुत सारी बातें हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ये भी कहा था एक कौम को। उसको क्या कहेंगे आप? जी, अब मैं बताता हूँ, ये जो घुसपैठिए वर्ड है, इसको आप गलत तरीके से वो कर रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ काफी बांग्लादेशी, रोहिंग्या बसे हुए हैं, उनके बारे में था, प्रधानमंत्री जी ने साफ बोला है। तो अगर कोई जबरदस्ती अपने आप के ऊपर लागू कर ले उस बात को, तो कोई क्या कर सकता है? अब सवाल ये उठता है सर, सवाल ऐसे में देखिए, सवाल से सवाल निकलेंगे ना, सवाल ऐसे में ये उठता है कि वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या किसी और देश का हो, मरकज में 10 साल से, केंद्र में 10 साल से हुकूमत है मोदी साहब की, और बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है साहब हैं, तो वो क्यों नहीं निकाल पाए? क्या उनकी पहचान करके उनको नहीं निकाला जा सकता था, या उसमें कार्रवाई क्यों नहीं शुरू नहीं की गई? अब इंतखाबात के वक्त आप कह रहे हैं कि वो तो एक अलग बात करें, वो कुछ लोगों के लिए, कुछ हजार होंगे, कुछ सैकड़ों लोग होंगे, सब लोग उसको अपने ऊपर ना लें। मगर सच्चाई क्या वो आप भी जानते हो, सच्चाई क्या वो आप भी जानते हो। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, किसकी तरफ? हाँ देखिए, आपको देखना पड़ेगा जी। प्रधानमंत्री जी के आप भाषण देखेंगे, उन्होंने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप जी। प्रधानमंत्री जी वो हैं, और आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हो, वो गलत बात है। उन्होंने घुसपैठिए का मतलब
जो हमारे यहाँ करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक बसे हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने बोला है, डेटा है। और दूसरा मैं बताऊं, आप 10 साल वाली बातें कर रहे हो, आप बात सुनिए पहले पूरी। किस तरह से सीएए लाया, ये कहती है जब लिस्ट मांगी गई कि कितने रोहिंग्या रह रहे हैं देश के अंदर, तो उन्होंने बताया नहीं जी, बात सुनिए पहले शर्मा जी, पूरी बात सुनिए। आपकी सरकार का डेटा है कि 50,000 रोहिंग्या है। आदमी का काम नहीं है कि बीच में इंटरप्ट करें, ना मेरी दर्शक सुन पाएंगे ना इनकी सुन पाएंगे, शरणार्थी है, किसी भी तरीके से कोई नहीं सुन पाएगा। यहाँ पर रह रहे हैं। तो दूसरी बात, अगर 2019 में बांग्लादेश ने आपसे लिस्ट मांगी थी कि लिस्ट दीजिए उन लोगों की जिन्हें आप कहते हैं हमारे नाम पर वोट मांगते हो। बांग्लादेश की सरकार ने लिस्ट मांगी थी, आप गूगल कर लीजिए। हम लिस्ट भी देंगे, तो वो कब देंगे सर? 10 साल तो हो गए, सवाल तो वही है ना। होती है देश के लोगों को आप घुसपैठिया बताते हो, अपने देश के लोगों को आप रोहिंग्या बताते हो। जो 10 साल के अंदर आपने क्या धार्मिक तौर पर जिनको प्रताड़ित किया गया, उनको नागरिकता देने का काम हम कर रहे हैं ना। बुलेट ट्रेन चलेगी, नौकरियां, बेरोजगारी दूर सारी समस्या खत्म हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बनेंगी, इसकी समस्या खत्म नहीं हो सकती। महंगाई के बारे में बात कर लीजिए, 2014 में सत्ता के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपने सभी आपने रोजगार का बोला, आंकड़े देता हूँ, आपके मनमोहन सरकार में 6 लाख सरकारी नौकरी लगी थी, आज मोदी जी के राज में 18 लाख सरकारी नौकरी लगी है। आपको मैं रोजगार की बात बताता हूँ कि हमने 40 लाख कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 27 लाख करोड़ प्रधानमंत्री हमने वही चुनाव आयोग रोजगार राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेता है, लेकिन 40 करोड़ से ज्यादा जो ऋण इंडिविजुअल दिए नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी और राहुल गांधी को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी और राहुल गांधी को भी बाकायदा जो है वो भेजा गया है, मतलब एक तरीके से उनको नोटिस भेजे गए हैं और जवाब देने थे। आज सुबह 11 बजे से पहले शायद जवाब दे दिए गए होंगे, वो उसके बारे में जो है वो जानकारी हम जरूर लेंगे। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरा सवाल ये था बीजेपी वालों से कि क्या ये जो सामने वाले लोग हैं यानी जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके हौसले पस्त करने की भी एक जो है मतलब तौर तरीका हो सकता है? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो खुद के लोगों को जिताने के लिए या मतलब अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर तौर तरीका इस्तेमाल करती हैं। क्या मानते हैं आप? मैं वापस उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, चूंकि सबसे ज्यादा सीटों वाला, सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा उत्तर प्रदेश ही है। दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो यूपी से हो करके ही निकलता है। उत्तर प्रदेश की अवाम पर, वोटर्स पर, सियासी पार्टियों पर उसका क्या असर होगा, सियासत पर क्या असर होगा, ये जो कुछ भी चल रहा है कांग्रेस के अंदर और इंडिया ब्लॉक के अंदर? देखिए रब्बानी साहब, एक बात का जवाब दूंगा जी। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जी, इनको ये सब सारी बातें याद है कि प्रधानमंत्री को किसने क्या, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसको क्या कहा ये बात इनको नहीं याद। जर्सी गाय किसको कहा, कांग्रेस की विधवा किसको, सूपनाखा किसको कहा गया पार्लियामेंट में, ये बात इनको नहीं पता। अगर मंदबुद्धि भी बोला गया एक नेता को, देखिए मैं कह रहा हूं रब्बानी साहब, अगर आपको सम्मान चाहिए जी तो सम्मान देना सीखिए। अगर आपको मर्यादा अच्छी लगती है तो मर्यादा में रहना सीखिए। बिल्कुल। अगर आप मर्यादा तोड़ेंगे तो लोकतंत्र में जितने भी वक्ता हैं वो मर्यादा टूट जाता है। और जहां तक विपक्षी दल के तोड़ने का सवाल है, महाराष्ट्र की सरकार उसका नजीर है। महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, शिवसेना दोनों को तोड़ा भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में आज कांग्रेस की सरकार है, इसके पहले जब जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थे तब भी कांग्रेस को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज शायद भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही कर्नाटक में। पूर्व प्रधानमंत्री जी के पोते का जो सेक्स स्कैंडल है उस पर बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। उनके पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी के, अलायंस पार्टनर है, जवाब देना चाहिए उनको कि क्या हो रहा है, किसके साथ इनका अलायंस है। जिस बिहार में जिस व्यक्ति के लिए इन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था, दरवाजा खोल दिया, और जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं रवानी साहब जी, वो दूसरे दलों के उम्मीदवार तोड़ करके अपने पार्टी से लड़ा रहे हैं। ये बात दर्शाता है कहीं न कहीं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर पार्टी है। और 400 पार का नारा नहीं, 400 हार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और याद रखिए, पहले चरण के बाद भाषा, शैली,
चेहरे, भाव, भंगिमा सब बदला है इनका। दूसरे चरण के बाद कुछ बदला है, और 7 मई को तीसरे चरण की पोलिंग होने दीजिए। उसके बाद अगर पूरी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर चुनाव नहीं चला जाएगा, हिंदू और मुसलमान पर चुनाव नहीं चला जाएगा, तो क्या पहुंचते कहीं चला गया सर, पहले फेज के बाद ही चला गया। जो संकेत पहले चरण में मिला इनको जी, वो इनके विदाई का संकेत है। और उत्तर प्रदेश परिवर्तन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश परिवर्तन का इतिहास लिखेगा, क्योंकि आज तक इतिहास में दिल्ली में सरकार उसी की रही है जो उत्तर प्रदेश से जीत के गया। ठीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारेगी और देश में एक नई सरकार बनेगी, एक मजबूत सरकार बनेगी, एक ऐसी सरकार जो किसान, नौजवान, बेरोजगार किसान की बात करे। ठीक है, ठीक है। देखिए विजय जी, ये बात तो सच है कि पहले फेज के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बहुत सही बोल रहे थे, उससे पहले कहीं कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं था, मगर बांसवाड़ा में, राजस्थान का जो इलाका है, बांसवाड़ा शहर है, तो वहां पर उन्होंने बोलते हुए मतलब वो सारी हदें, एक तरीके से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि तमाम हदें, प्राइम मिनिस्टर ऐसी जबान अगर बोलेंगे तो फिर दूसरे लीडर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सारी बातें की उन्होंने, घुसपैठिया भी बता दिया उन्होंने, मुसलमानों को भी कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, और हमने 2 दिन पहले ही ज्यादा बच्चे पैदा करने पर एक पूरा प्लान, पूरा प्रोग्राम किया था कि क्या कुछ असल में हालात हैं। ठीक है साहब, तो क्यों इस तरह के हालात बने? वही इस बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई फीडबैक मिला है या क्या वजह हुई कि जो हिंदू मुसलमान पर आना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर जो है वो, आप सही कह रहे हैं, मैं खुद जो है विज्ञान भवन में मौजूद था, उससे पहले पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर उस बात को बोले थे, मगर विज्ञान भवन में भी वो बात उन्होंने कही थी, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, मुसलमान के बच्चों के हाथ में वो देखना चाहता हूं मैं। सबका साथ, सबके विकास की बात भी कही थी, सबका प्रयास, सबका विश्वास भी उसमें जोड़ा गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, सारी बातें हैं। वो बहुत सारे लीडर्स के, मुस्लिम लोगों के बीच में रहते हैं, जाते हैं, मतलब मिलते हैं उनसे। अभी हमने देखा था कि जब अजमेर दरगाह शरीफ का जब उर्स था तो बहुत सारे लोग गए थे, 20-25 लोग पूरे हिंदुस्तान से मिलने गए थे, चादर पेश की थी और बहुत सारी बातें, बहुत अच्छे पैगाम दिए थे प्राइम मिनिस्टर ने। मगर अचानक वही प्राइम मिनिस्टर, वही जो है शेखों को गले लगाने वाले प्राइम मिनिस्टर, वही शेखों का हाथ पकड़ करके जो है वो गुजरात में चलने वाले प्राइम मिनिस्टर अचानक बदल जाते हैं और कहते हैं कि घुसपैठियों को दे देंगे, उन मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जो है आपका माल उठा करके या सामान उठा करके प्रॉपर्टी को दे देंगे। ये भी तो झूठ फैलाया गया। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? ऐसा हुआ हो तो बताओ, ऐसा कहां से हो रहा है? आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिए। जी अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बोला सुपनखा, मैं इनको चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा सुपनखा बोला है। उन्होंने ये बोला था कि रामायण सीरियल देखने के बाद में बहुत दिनों के बाद में ये ऐसी हड्डी सुनने को मिल रही है। तो क्या गलत बोल दिया? सही। तो दूसरी बात इन्होंने भी सेक्स स्कैंडल की बोली। हम जो है एक अनुशासित पार्टी है, हम निजी जिंदगी के बारे में नहीं कहते, नहीं इनको पता होगी इनके इतने सीनियर एडवोकेट और पार्टी का वरिष्ठ नेता, उनकी कैसी सीडी आई थी, और इनके उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी क्या सीडी आई। तो ये टीवी के ऊपर डिबेट कम है, निजी जिंदगी में किसका क्या हुआ है इस बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, वरना कर्नाटक दूसरी बातें कर्नाटक सेक्स स्कैंडल अभी चल रहा है सर। छोड़िए, वो आपके मतलब अलाई है इस वक्त जेडीएस, तो उन तमाम में जितना घुसेंगे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए वो। हाँ, पक्के मकान यूपी के, जिस यूपी का आप बार बार जिक्र कर रहे हो, उस यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों को पक्के मकान मिले हैं क्या? वो जाति देख के मिले हैं क्या? धर्म देख के मिले हैं क्या? अगर आप मैनिफेस्टो के सर, हम वही तो कह रहे हैं विजय जी, मेरी बात सुनिए, हम वही तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरीके से चलो काम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, और वो बिना मजहब देखे काम कर रही है उनकी हुकूमत। ठीक है, जो स्कीम है सबको फायदा पहुंच रहा है, हम तो कह रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को कि पहुंच रहा है। तो फिर वजह क्या है कि पहले फेज के बाद सीधे प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों पर आ गए, घुसपैठिया बता दिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बता दिया उनको। प्राइम मिनिस्टर की ये लैंग्वेज होती है क्या? अपनी ही कम्युनिटी, मतलब अपने ही नागरिकों को वो ऐसा कहेंगे? देखिए आप देखिए, अगर मैनिफेस्टो में कोई सबसे पुरानी जो सरकार, काफी टाइम सरकार रही है, पुरानी पार्टी रही है, वो मैनिफेस्टो में डालेगी कि अल्पसंख्यकों को हम खाने की आजादी देंगे, कपड़े की आजादी देंगे। क्या अभी आजादी नहीं है क्या? कोई कितना भी नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, कुछ भी खाओ, पाबंदी है क्या? तो आप क्या कहना चाहते हो? बीफ खिलाना चाहते हो? सड़कों पे खिलाना चाहते हो? सर, इस देश की 75% पॉपुलेशन नॉन वेज खाती है और हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 14.2% मुस्लिम है। तो बाकी कौन है? 61% बाकी कौन है? खाने की आजादी में क्या देना चाहते हो आप बताइए मुझे। शर्मा जी एक सवाल है, में क्या आजादी देना, जब ऑलरेडी 70% आबादी खाती है नॉन वेज,
शर्मा जी आप सवाल लेंगे, आप दंगे कराना चाहते हो? आप सुनिए तो सुनिए, तो इस तरह की आप तब समझते हो आप ठीक है, आप सवाल कीजिएगा, मगर ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लीडर यही बैठे हैं। भाई साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके मंशूर में, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को या तमाम जनता को उनके मुताबिक जो वो चाहेंगे वो खाएंगे, इसका मतलब क्या, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए। तो संविधानिक बार बार मसला बीफ की तरफ जाता है कि भाई आप जो है बीफ, हालांकि बीफ का मतलब सिर्फ गाय नहीं होता या बछड़ा नहीं होता, बीफ का जो है बड़े जानवर का होता है, और बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट जो है बिना लाइसेंस के नहीं होता, और मरकजी हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ता है। आप सबसे पहले तो ये चेक कर ले कि जो टॉप जो मीट के एक्सपोर्टर हैं उसमें कितने बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। नंबर सेकंड, ये तो संविधान ने हमें दिया है, कपड़े का अधिकार, भाषा का अधिकार, लैंग्वेज का अधिकार और खाने का अधिकार, ये तो संवैधानिक है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये तो हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है। जो संविधान है हमारा, वो हमें दिखाता है, बताता है और दर्शाता है कि ये सारी चीजें आप फ्री है, राइट, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो बीजेपी के जो विद्वान हमारे साथी हैं, देखिए आज के दिन में बीजेपी जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। आपको हमेशा ये चीज देखना होगा, समझना होगा कि आज के दिन में आपने 10 साल में क्या किया है। आप 10 साल के अपने कामों पे वोट मांगिए ना। आप दिन पे दिन आप ट्रैक चेंज कर रहे हैं। आप फर्स्ट फेज हार गए, सेकेंड फेज भी आप ऑलमोस्ट हारे बैठे पड़े हैं, तो आपने पूरी तरीके से पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइज करने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा जब आप अपने 10 साल के जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने काम किए हैं, आप उस ग्राउंड पे वोट मांगिए कि हमारा ये अचीवमेंट है, हमने ये किया है, हमने ये डिलीवर किया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो वोट इस पे मांगना चाहिए, वोट इस पे देना चाहिए। हाँ। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो कहाँ चीजों को पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम, अब कुछ दिनों में आप देखिएगा पाकिस्तान की भी एंट्री होगी। पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी सर। दूसरे फेज से पहले जो मतलब कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, बाड़मेर से वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने पहले मतलब दूसरे फेज से जस्ट पहले, शायद 3 दिन पहले ही बोला था कि हमारे चुनाव पर पाकिस्तान की भी नजर है। तो पाकिस्तान की तो एंट्री हो गई थी। बाबर के लिए भी राजस्थान के जो सूबाई सदर थे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष थे, सीपी जोशी, उन्होंने कह दिया था कि तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे मोदी साहब, तो बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। तो वो सारी चीजें आ चुकी हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं। गाय भी आ चुकी है, चीफ मिनिस्टर बोल चुके हैं, मुख्तार अंसारी का भी जिक्र हो गया, तमाम बातें हो चुकी। निजाम का भी जो है मतलब समझा दिया था होम मिनिस्टर ने। तो वो तो मतलब जो है पूरा हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान उस पर आ गया। आ रहा हूं सर, विजय जी आपके पास ही आ रहा हूं। रब्बानी साहब, ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हम वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, और सभी हम 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, पोलराइज करना, 25 करोड़ 30 करोड़ जो आबादी है उसको टारगेट करना। मगर एक बात बताइए ईमानदारी से सर, ठीक है वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है कि 2014 से पहले मुसलमानों के नाम पर ही इलेक्शन होते थे। उन्हीं को जो है सेंटर पॉइंट में रख करके ये बात बार बार कही जाती है। मैं भी कहता हूं, पिछले कई दिन से डिबेट में इस बात को मुझे जिक्र करना पड़ रहा है कि पहले जो है उनको दपा कुचला और तमाम चीजें बता करके जो है वो डराया जाता था कि भाई जो है वो आरएसएस आ जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, और हम आपको रिजर्वेशन देंगे, हम आपके हालात ये कर देंगे। मुसलमान ही करते थे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स, बीजेपी को छोड़ करके। ठीक है साहब, बीजेपी नाम लेती थी, उस वक्त भी मुसलमानों का उनको विलेन दिखाने की कोशिश करती थी, आज भी मुसलमानों को विलेन दिखा रही है। मगर अब कांग्रेस ने उनकी फलाह बहबूदी के काम करने के लिए जो बातें होती थी वो थोड़ा कम कर दी है। तो ये बात 14 से पहले भी थी, 14 के बाद भी थी, इसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। मैं आऊंगा। अच्छा, दूसरा जो सवाल मैं एक और करना चाह रहा था कि वो तो चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को, जवाब देंगे जो है विजय जी कि भाई वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है। राहुल गांधी बार बार वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो क्या जातियों के नाम पर जो है वो कांग्रेस बांटने की बात नहीं कर रही? क्या इसको ऐसे ना माना जाए? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित और मतलब जो है यानी अल्पसंख्यक दलित, पीडीए यानी अल्पसंख्यक, ठीक है साहब, पीडीए। तो क्या उन 3 वर्गों में नहीं बांटने की कोशिश हो रही है? तो मतलब तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से तो वो तो चुनाव जीतने की कोशिश में है। वो कोई मुसलमान का नाम लेती है, कोई पीडीए उसको नाम दे देता है, कोई जातिगत जनगणना की बात कर रही है। देखिए, आपने जैसा पहले कहा कि जो भाजपा जो आरएसएस जो पहले कांग्रेस कहती थी कि मुसलमान, बेसिकली वो मुसलमानों को नहीं अल्पसंख्यक की बात करती थी। सेकेंड चीज जो आपने कहा कि जो डर दिखा रहा था बीजेपी, कांग्रेस डर दिखा रही थी मुस्लिम्स को। देखिए, बेसिकली जो कांग्रेस डर दिखा रही थी वह सामने आ गया। देखिए, आज के दिन में
हमारा अब जो जैसा बीजेपी के 3-4 मंत्रियों ने और जैसी अंदर बात चल रही है आरएसएस में भी या बीजेपी में भी जो डिस्कशन चल रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना है, संविधान को खत्म करना है, तो कांग्रेस ने इसी चीज को 2009 से पहले होम मिनिस्टर की जो कुछ एक बाइट चल रही है, कुछ उनकी मतलब एक वीडियो चल रही है, वो डॉक्टर्ड है नहीं। और उसके लिए होम मिनिस्टर मतलब जो है उसके लिए बाकायदा वो कंप्लेंट की जा चुकी है, समन दिया जा चुका है और 1-2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं आसाम वगैरह से। हम होम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। आपका एक सिटिंग एमपी राजस्थान का वो बोलता हुआ पाया गया है, आपका एक अयोध्या के एमपी, एक कर्नाटका का मिनिस्टर वो बोलते हुए पाया गया है। तो ये तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें पड़ी हैं। तो कांग्रेस जो 2009 से कहती थी कि आरएसएस संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, वो तो साबित हो रहा है। कीर्ति जी, क्या आप लोग नहीं बांट रहे पीडीए के नाम पर समाज को? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए रब्बानी साहब, हाँ, पीडीए के नाम पे बांटने की बात हम नहीं करते जी, हम पीडीए के अधिकार की बात करते। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े दलितों को आरक्षण का अधिकार, मैं कह रहा हूं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जी 6800 विद्यार्थी जो चयनित हैं पिछड़े और दलित समाज, योगी जी की सरकार ने चयनित किया, वो आज भी नियुक्ति पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। 650 दिन से ज्यादा वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जितने कुलपति नियुक्त हैं उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में, आप देखिए किस जाति विशेष के लोग नियुक्त। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर नियुक्त हुए, आप देखिए जो पिछड़े और दलित का कोटा था, वहां अनुपयोगी लिख दिया गया उम्मीदवार के सामने। जो आवेदक थे उनके आगे अनुपयोगी लिख दिया गया और बाद में सामान्य कोटे से उसको फुलफिल किया गया। एक साजिश के तहत अगर आरक्षण समाप्त करने की बात की जाएगी तो हम पीडीए की बात, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के अधिकार की बात, अगड़े शोषित वंचित की बात समाजवादी पार्टी कर। और हम देखिए इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना चाहती। और ये बात संविधान बदलने की हम नहीं कर रहे हैं, ये अयोध्या से भारतीय जनता उम्मीदवार के जो हैं लल्लू सिंह जी वो कह रहे हैं। मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल साहब कह रहे हैं कि संविधान बदलना, इसलिए 400 से ज्यादा सीट चाहिए। कर्नाटक में जो भारत सरकार के मंत्री आनंद जी वो कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जिनको कल सदन में जाना, वो कह रहे हैं कि हमको 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है और आरएसएस का तो एजेंडा आरक्षण को समाप्त करना। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अगर आ गई, इंडी गठबंधन अगर आ गया, इंडिया ब्लॉक के लोग अगर आ गए सरकार में, तो ये आरक्षण को जो है वो खत्म करने की साजिश है या छीन करके मुसलमानों की साजिश है, देने की साजिश है, और ये संविधान को भी बदल सकते हैं। और कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लोग और इंडी गठबंधन के लोग या पार्टी के तमाम जितने भी मतलब बड़े लीडर्स हैं, वो बार बार बीजेपी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार आ गई, इस बार आ गई, तो ये संविधान को और मतलब जो है खत्म कर देंगे और ये संविधान को बचाने का आखिरी मौका है। तो ये कहानी है क्या, ये मैं समझूंगा विजय शर्मा जी से और दोनों को जवाब देना पड़ेगा। मगर वसीम अकरम त्यागी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। एक तो वो सवाल मैं चाहूंगा कि वो सवाल करें, आप जो है वो विजय जी से कुछ कहना चाह रहे थे, और उसके बाद मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊंगा कि जो कांग्रेस के लीडर्स ज्यादा छोड़ते हैं मतलब पार्टी को, अगर मुकाबला हम करें बीजेपी से, वजह क्या लगती है? क्योंकि बीजेपी एक मतलब जो है ज्यादा मजबूती के साथ, मतलब वहां पर लीडरशिप जो है बहुत मजबूत लीडरशिप है, वहां लोग ज्यादा मतलब जो है वो एक तरीके से डिसिप्लिन में रहते हैं, और आरएसएस जो है ऊपर से बैठ करके एक तरीके से वो घर के मुखिया के तौर पर, बड़े बुजुर्ग के तौर पर काम करती है। वो देखती है कि मतलब किसको कहां कब क्या कहना है, कैसे जो है उन्हें कंट्रोल में रखना है। देखिए, एक चीज माननी पड़ेगी बीजेपी की, इसके लिए बीजेपी की तारीफ भी करनी चाहिए कि बीजेपी के अंदर एक चीज है, उसे कहते हैं अनुशासन जी। कोई भी पार्टी का नेता पार्टी लाइन से हटकर बयान नहीं देता, और अगर कोई देता है तो उसकी हालत वरुण गांधी जैसी हो जाती है। वो हुई है हमारे सामने। ठीक है, कांग्रेस में क्या है और दूसरी पार्टियों के अंदर क्या है, वहां पर जो मन में आए वो बोल दीजिए। और अब चूंकि माहौल जब लगा, टीवी चैनल ने बनाया जो बीजेपी का शक्तिशाली प्रचार तंत्र, उसने बनाया कि 400 पार होने जा रहा है, तो अब जो नेता छोड़कर गए उन्हें लगा कि शायद कि हम डूबते नाव में सवार हो रहे हैं, और इसलिए हम जो है अभी से नाव बदल ली जाए। और उसके लिए एक रास्ता उनके पास में है, वो कह देंगे कि ये रामद्रोही हैं, राम का विरोध करते हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, ये कह देंगे। ये कह करके वो चले जाते हैं बीजेपी के अंदर, और वहां जाकर वो कहते हैं हम मोदी जी के सिपाही बनकर काम करेंगे।
चाहे वो गौरव वल्लभ हो या और दूसरे लोग जो भी गए हैं पार्टियों के अंदर। अब मैं जो सवाल मैं करना चाह रहा था शर्मा जी से, शर्मा जी से हम ये मैं कहना चाह रहा था, शर्मा जी आप बहुत सारी बातें जो आपने बोली हैं, ये इनमें से ज़्यादातर बातें वो हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड होती हैं। आपने रोहिंग्या का जिक्र किया, आप देखिए सरकार कहती है कि रोहिंग्या इस देश के अंदर 52,000 से ज़्यादा नहीं है, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रोहिंग्या हैं, करोड़ों बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने जब आप सीए एनआरसी लेकर आई थी, ये सरकार जब सीए लेकर आई थी तब बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा था, जब ज्यादा उस पर बांग्लादेशी चिल्लाया गया तो बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा था भाई दिखाओ कागज कि भाई कि आप हमें लिस्ट दे दीजिए उन लोगों की जिन्हें आप घुसपैठिया बता रहे हैं और हमारा नाम लेकर के आप जो है अपने देश में चुनाव कराना करते हैं। ये एक छोटे से मुल्क ने बांग्लादेश ने कहा था जिसकी आबादी जो है उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है, उसने ये कहा था। आप सोचिए कि देश की राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली जो स्वयंभू भारतीय जनता पार्टी है, उसने इस देश को किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कि छोटे छोटे मुल्क जो है आंखें दिखा रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क, आप कहते हैं कि डंका बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है। आप मालदीव ऐसा क्यों मानते हो भाई? आप जो है वो अगर आपके मतलब की विचारधारा की पार्टी अगर मरकज में नहीं है तो आप ये कैसे मान लोगे कि हमारा डंका नहीं बज रहा है? विचारधारा की नहीं है, प्रधानमंत्री ये मतलब ये तो अपनी बुराई करने जैसा नहीं है ना, बुराई करने जैसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो नेताओं की जुबान जोरी है, ये जो नेताओं की बदजुबानी है, इस बदजुबानी ने भारत की, जिसको कहा जाता था कि विभिन्न संस्कृतियों का देश है, एकता में अखंडता है, उसने लगातार अमेरिका की एक संस्था है रिलीजियस के नाम पे, धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से, मैं इसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो 30 दिन रिपोर्ट जारी करती है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है, धार्मिक जवाब ले लेते हैं आप विजय शर्मा जी। दूसरा मैं चूंकि वक्त की कमी है, देखिए अपने पास सिर्फ 2 मिनट है। नहीं, शर्मा जी जो कहना चाह रहे थे, मैं इनसे कहना चाह रहा था, मैं जवाब ले लूं प्लीज। खाने की आजादी है, लेकिन शर्मा जी की बात करते हैं, चलिए आप देखिए, एक तो मैं छोटी सी चीज ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि खाने की आजादी कह करके वो गाय काटने का, तो भाई कम से कम इतनी गलतफहमी मत फैलाइए। और हो सकता है गलतफहमी इसलिए फैला रहे हैं ताकि उसका फायदा मिले। नहीं तो आप कौन सी आजादी नहीं है बताइए? विजय शर्मा जी, किसी ने रोका है? मुझे किसी ने रोका है क्या? विजय शर्मा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये कहते हैं बांग्लादेशियों की बात, बांग्लादेश पे हमने बाढ़ लगाने का काम किया है, आपको भी अच्छे से पता होगी। तो हम कदम उठा रहे हैं, काफी कदम हमने उठा लिए हैं, तो ये चलते रहेंगे। अब ये सबसे ज्यादा कहते हैं संविधान को चेंज करने वाली, संविधान में सबसे ज्यादा चेंजेस कांग्रेस के राज में हुए हैं, संविधान को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया है। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए, आप देखिए मोदी जी की जितनी पॉलिसी है, सारी पॉलिसी ठीक है सिर्फ गरीबी उसका आधार है, उसका आधार धर्म के आधार पे नहीं है कि हम अल्पसंख्यकों को विदेश भेजेंगे, उनको पैसे देंगे और विशेषकर मुसलमानों को देंगे। आपने 2006 का भाषण देखा होगा मनमोहन सिंह जी का, जिसमें पर्टिकुलर मुसलमान लिखा हुआ है। तो भाई ये देश मुसलमानों का नहीं, मुसलमान तो जा चुके सर, अब वो जा चुके हैं, 2014 में अलविदा हो गए, वो अलविदा हो गए, उनको जनता ने अलविदा कर दिया। चूंकि वक्त की कमी है, मैंने पहले ही कहा था, मैं माफी चाहूंगा नजर हसन साहब। आखिरी आरक्षण इन्होंने छीना, कांग्रेस ने छीना, आंध्र प्रदेश में छीना, कर्नाटक में छीना है और चीन का मुस्लिमों को दिया है। देखिए सुनिए, देश के नागरिक हैं, उनको भी आगे बढ़ने का हक है और सच्चर कमेटी की कुछ सिफारिशें थी, कहीं लागू होती, कहीं नहीं। नजर हसन साहब क्या कहेंगे? जो पार्टी के लोग आपके बार बार छोड़ करके जा रहे हैं, क्या बड़ी वजह यह है कि जो ऊपर की लीडरशिप है, जो आला कमान है, वो मजबूती के साथ नहीं, मतलब जो है कनेक्टेड है अपने लीडर्स के साथ? कम से कम अल्फाज में, चूंकि वक्त की कमी है। देखिए हमारे पार्टी में लोकतंत्र है, हाँ। ठीक है, लोकतंत्र में पार्टी फोरम पे सबको अधिकार है कि अपनी बातों को रखे, ठीक है। कुछ लोग जो हैं सहमत नहीं होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ एम्बिशन होता है, इसलिए वो छोड़ करके चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो राहुल जी ने पहले भी कहा था कि ऐसे लोगों की पार्टी को जरूरत नहीं है, ये संघर्ष का टाइम है, ये देश को आजादी की ये दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जो हमारे साथ लड़ेगा, जो हमारे संघर्ष का साथी होगा, वही उसी को आगे पद भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया विजय शर्मा जी, आपका शुक्रिया। नजर हसन साहब आपका शुक्रिया। कीर्ति निधि पांडे जी आपका शुक्रिया। वसीम अकरम त्यागी साहब आपका शुक्रिया। और तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया। पिछले 1 घंटे तक आपने हमें सुना, इस बहस को या इस चर्चा को, जो है जिसके अंदर यह बात हो रही थी कि क्यों मुश्किलें आती हैं कांग्रेस के सामने, उसके लीडर्स क्यों उसे छोड़ करके चले जाते हैं। जाहिर तौर पर इंतखाबात का वक्त है, लीडर्स का आना जाना लगा रहता है, मगर जो सूरत में हुआ, जो इंदौर में हुआ, वो कहीं ना कहीं ये सोचने पर पार्टी को जरूर मजबूर करेगा कि वो जो चुनाव करती है अपने प्रत्याशियों का, अपने उम्मीदवारों का, अब उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर लगाने की उसे जरूरत है। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का शुक्रिया। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।